हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है, और इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 और जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 का। इस तीनों चैप्टर में हम लोग जो मोस्ट MCQ जो बन सकता है VVI, ठीक है, उस MCQ देखेंगे। कम से कम 80 प्लस MCQ देखेंगे। जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, इससे हम लोग कुछ MCQ देखेंगे। उसके बाद जियोग्राफी का और इकोनॉमिक्स का। याद रखिएगा, ये फाइनल एग्जाम के लिए और आपके आज के वीकली टेस्ट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट आप लोग देख लीजिएगा और आंसर को याद कर लीजिएगा। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नॉर्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे। तो देखिए, नाम से पता चलता है नॉर्डिक जर्मन, तो ये जर्मन के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है। तो देखिए, याद रखिएगा, जब भी कोई समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखेंगे तो इसे हम लोग घेटो कहते हैं। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे 3rd चैप्टर वाला, तो इसे पता आपको चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया था। तो धुरी शक्तियाँ जर्मनी, जापान एवं इटली को। तो याद रखिएगा, 1914 से लेकर 1918 के बीच में ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और 1939 से लेकर 1945 के बीच में ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो यही दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था ना, तो उस समय 2 शक्ति उभर के आया था। पहला धुरी शक्तियाँ और दूसरा था एवं मित्र राष्ट्र, ठीक है। तो धुरी शक्तियाँ में जर्मन, जापान एवं इटली था, यानी जर्मनी, जापान और इटली। मित्र राष्ट्र में था इंग्लैंड था, फ्रांस था, ठीक है, और अमेरिका भी था। तो इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो वह स्थिति जब कीमत जो होता है बेहिसाब बढ़ जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं अति मुद्रास्फीति बोलते हैं। अति मुद्रास्फीति बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन मुद्रा को क्या कहते हैं। ये तो VVI क्वेश्चन है। तो जर्मन मुद्रा को हम लोग मार्क के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगला है कि युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग खंदक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुआ था। तो नाजी यूथ लीग की स्थापना 1922 में हुआ था। अगला है कि हिटलर कौन था। तो हिटलर एक जर्मनी का तानाशाह शासक था। जिस तरह से अभी उत्तरी कोरिया का जो अभी किंग जो आप लोग को नज़र आ रहा है, ठीक है ना, तानाशाह शासक, उसी प्रकार से हिटलर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ। ये भी VVI क्वेश्चन है। तो 1945 में हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इवैक्यूएशन से नाजियों का क्या मतलब था, मतलब क्या तात्पर्य था। तो उन लोग को याद रखिएगा, गैस चैम्बरों में मृत्यु लाना, है ना, यही मतलब था उन लोग का। अगला क्वेश्चन है कि किस संधि द्वारा जर्मन पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई। तो वर्साई की संधि द्वारा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराया था। देखिए, परमाणु बम जब जापान सरेंडर नहीं कर रहा था, इसलिए जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। तो पहला गिराया गया था 6 अगस्त को और दूसरा गिराया गया था 9 अगस्त को, ठीक ना, और 1945 में गिराया गया था। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी में गिराया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। तो याद रखिएगा, इसे राइनलैंड पर, किसे, राइनलैंड पर। अगला है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। अभी आपको हम बताएं कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। जर्मनी थे, इटली थे, ठीक है ना, जापान थे। तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, याद रखिएगा। बाद में अमेरिका भी शामिल हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो अभी आपको पीछे बताएं, याद रखिएगा, 1914 से 1918 के बीच में। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो 1939 से 1945 के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था। तो गोबल्स था, याद रखिएगा, हिटलर का प्रचार मंत्री गोबल्स था। नेक्स्ट है कि इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई थी। तो इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई थी। तो योसेफ माजिनी ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों को के सामने समर्पण कब किया था। तो उन्हें समर्पण कब किया था, मई 1945 में। लेकिन लास्ट में जापान समर्पण नहीं कर रहा था, इसलिए अमेरिका द्वारा जापान में 6 अगस्त और 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया गया था। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मन द्वारा किस देश में आक्रमण के साथ हुआ था। तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था।
नेक्स्ट है कि हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? तो हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे हम लोग नाजीवाद या नात्सवादी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि हिटलर ने किस समुदाय पर अमानवीय अत्याचार किया था? तो हिटलर ने यहूदियों पर, ठीक ना, यहूदी पर अमानवीय अत्याचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? तो वॉल स्ट्रीट विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। देखते हैं 24 नंबर, हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था? तो हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर 1939 यानी सितंबर में किया था। इसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जर्मन संसद को क्या कहते हैं? तो राइखस्टाग कहते हैं जर्मन संसद को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। छोटा सा देश है यूरोप महाद्वीप में, ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया। पूछेगा कि हिटलर का पूरा नाम क्या है? तो एडोल्फ हिटलर, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नाजी पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो नाजी पार्टी की स्थापना 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर अपने राज्य के नागरिकों में से किसे सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मानता था? तो माँ को। अगला है कि वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 9 नवंबर 1918 को, यानी 9 दूनी 18 को, ठीक है। तो ये हो गया 29 को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का हो गया, देख लिए। अब हम लोग जियोग्राफी का देखते हैं, चैप्टर नंबर 3 यानी अफवाह नाम से चैप्टर से इसका मोस्ट VVI MCQ देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वुलर झील निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है? तो वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित। और एक तुम लोगों को पूछता है कि सांभर झील, ठीक ना, तो सांभर झील भी याद रखिएगा, ये खारे पानी के लिए स्थित है। अब जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ? उद्गम मतलब कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक ना। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? लवणीय मतलब खारा पानी वाला, तभी आपको बताएं सांभर झील। अगला है कि निम्नांकित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो गोदावरी नदी है। अगर प्रायद्वीपीय भारत की गंगा नदी पूछेगा तो याद रखिएगा कृष्णा नदी को प्रायद्वीपीय भारत की गंगा नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? वृक्ष की शाखाओं के समान, तो याद रखिएगा द्रुमाकृतिक वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक झील है? प्राकृतिक झील चिल्का झील को माना जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो लवणीय जल वाली झील कौन सा है? सांभर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। और यही जब बांग्लादेश में घुसती है तो इसे हम लोग जमुना कहते हैं, यमुना नहीं जमुना कहते हैं, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी यानी सबसे बड़ी द्रोणी नदी कौन सी है? इसे याद रखिएगा गंगा नदी। या फिर अथवा में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो गंगा नदी, ठीक है। नेक्स्ट है कि नर्मदा का उद्गम किस राज्य से होता है? तो मध्य प्रदेश से, अमरकंटक नामक स्थान से। अब 12वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन में कि सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है कि नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापी नदी किस सागर में जाकर गिरती है? तो देखिए तापी नदी जो है, आप लोग याद होगा भारत का नक्शा वाला, भारत के पश्चिम साइड में अरब सागर है और इसके पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी है, और इसके दक्षिण साइड नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा हिंद महासागर। तो T और S और N 3 गो नदी है। S मतलब सिंधु, T मतलब तापी, N मतलब नर्मदा। ये तीनों नदी जो है भारत के अरब सागर में गिरती है ना। बाकी जो नदियां हैं सब बंगाल की खाड़ी और 1-2 नदी हिंद महासागर में जाकर गिरती है, इसे याद रखिएगा। तो अरब सागर में गिरेगी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का शोक के नाम से जाने वाली नदी कौन सा है? तो बिहार के शोक के नाम से जाने वाली नदी है कोसी, ठीक ना। कौन नदी? कोसी नदी। अगला है कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? भारतीय मरुस्थल की, तो भारतीय मरुस्थल किस जगह पर पड़ती है? तो इसे याद रखिएगा। याद रखिए राजस्थान का जगह जो है मरुस्थलीय वाला थार मरुस्थल। तो उस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी, महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी। यह गर्मियों के दिनों में यह नदी सूख जाती है और यहाँ का पानी समुद्र तक पहुँच पाती नहीं है, ठीक ना।
नेक्स्ट है कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज निम्न में से किनके नाम है? तो ये एक नदी के नाम है जो पंजाब राज्य में पड़ता है। सभी नदी इसी 5 नदियों के नाम से पंजाब राज्य नाम पड़ा है, ठीक ना। तो इसका याद रखने का एक ट्रिक होता है, RSJCB। क्या है? JCB, RSJCB याद रखिएगा। R माने रावी, S माने सतलुज, J माने झेलम, C माने चिनाब और B माने ब्यास। जैसे आप लोग कहीं कहीं देखते होंगे, कोई भी हम लोग सामान खरीदते हैं ना, तो उसमें RS 10 रुपया लिखा रहता है, RS 20 रुपया लिखा रहता है ना। इसका मतलब क्या हो गया? R से हो जाएगा रावी, S से मतलब सतलुज। RS हम लोग 10-20 नहीं याद रखेंगे, RS हम लोग JCB याद रखेंगे, जैसे झेलम, C से चिनाब, B से ब्यास नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लूना किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? तभी आपको बताएं, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी। अगला, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी बनाती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो देवप्रयाग में करती है। अलकनंदा आती इधर से, भागीरथी आती है इधर से, और दोनों मिलकर किस चीज़ का निर्माण करती है? वहाँ पर गंगा नदी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी का है? तो गंगा। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? देखिए, गंगा नदी तो बंगाल की खाड़ी में गिरता है, अभी आपको बताएं ना, ठीक ना, बंगाल की खाड़ी में। यमुना नदी भी बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी तो ये हिंद महासागर में गिरती है, बंगाल खाड़ी बटे, है ना। और ये 3 नंबर में नर्मदा नदी अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है, और ये बंगाल की खाड़ी नहीं, अरब सागर में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? देखिए, उद्गम मतलब कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है, उत्तराखंड के ऊपर से, ठीक है ना। अमरकंटक से कौन नदी निकलती है? क्या बोलते हैं? अभी हम लोग देखिए, नर्मदा नदी निकलती है। मानसरोवर झील से आपका सिंधु नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डल झील किस राज्य में स्थित है? तो डल झील जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खारे पानी का झील जो भारत में स्थित है? तो चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है? नेपाल में हिमालय से निकलती है, तो कोसी नदी। अब ये हो गया ज्योग्राफी का 26 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग इकोनॉमिक्स का देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 2, संसाधन के रूप में लोग, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो किस प्रकार की? शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था की क्या है? अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। नेक्स्ट है कि मानव पूंजी किसका घोतक है? तो मानव पूंजी एक निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडार है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर एक भार है? तो याद रखिएगा, अशिक्षित एवं अस्वस्थ। अस्वस्थ मतलब जिस देश के लोग पूरा स्वस्थ नहीं रहेंगे और पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, तो उसमें याद रखिएगा उसका अर्थव्यवस्था जो है उस पर भार पड़ जाएगा उस देश की। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो साक्षरता दर ये तो बढ़ाते हैं, लोगों का स्वास्थ्य ये भी बढ़ाते हैं, कौशल निर्माण ये भी बढ़ाते हैं, और इसका सही जगह ऑप्शन नंबर डी यानी 4। नेक्स्ट है कि शहरी क्षेत्र में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्रों में भी 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला क्षेत्र है? तो कृषि क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में लोगों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 75 थी, यानी प्रत्येक 1000 में से, ठीक ना, 75 लोग क्या करते थे? शिशु मृत्यु दर मतलब लोग छोटे समय में ही मर जाते। नेक्स्ट है कि सन 2000 में जीवन प्रतिशत क्या थी? तो जीवन प्रतिशत कितना था? तो इसे 64 वर्ष से ऊपर माना गया था। जीवन प्रतिशत कितना था? 64 वर्ष से ऊपर, लेकिन ये धीरे धीरे शायद घट रहा है। भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, लोग स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, इसका भी कारण है, अशिक्षा के कारण भी है, और गरीबी के कारण भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी इनमें से सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए
आवासीय विद्यालयों की स्थापना की योजना कब हुआ था, यानी कौन सा विद्यालय का योजना हुआ था, तो नवोदय विद्यालय का योजना हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है, तो बिहार में। ये भी VVI क्वेश्चन है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय यानी एक व्यक्ति लगभग कितना कम से कम कमा लेता है साल भर में, उसी को हम लोग न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। तो बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट है कि शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती है, तो शहरी क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी नहीं पाया जाता है, ये गाँव में पाया जाता है। नेक्स्ट है किस राज्य में भूमि सुधार के उपायों में गरीबी कम करने में मदद मिली है, तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है कि भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक कौन सा है, तो भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक है श्रम। श्रम माने मजदूर। मजदूर रहेगा तो किसी भी चीज़ का उत्पादन बहुत तेजी से होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। नेक्स्ट है कि एक देश की श्रम शक्ति यानी श्रम बल जनसंख्या क्या कहलाता है, यानी किस 15 साल से 80 साल, ये तो काम करने का अलाउड नहीं है। 15 से 75 ये भी नहीं है। 15 से 40 ये भी नहीं है। 15 से 59 तक, ठीक ना, 15 से 59 तक, क्योंकि 60 साल के बाद जो होता है वृद्ध घोषित कर दिया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जो है काम करने की जो शक्ति, इच्छा जो होती है, श्रम शक्ति, वो 15 साल से 59 तक तो माना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से क्या है, कम है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रही है, जो कि हम लोग और हमारे देश के लिए एक गर्व की बात है। नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो मानवीय पूंजी, क्योंकि मानवीय पूंजी रहेगा तो सब कुछ पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है कि सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से किस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, तो कृषि। हरित क्रांति 1960 के 70 के दशक में हुआ था, याद रखिएगा। तो कृषि क्षेत्र में क्या हुआ था, रोजगार के अनेक अवसर बन गए थे। अगला क्वेश्चन है कि जिन देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया वे कैसे देश है, तो उसे विकसित देश कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो शिक्षा को बढ़ावा दिया और उस देश के लोगों को स्वस्थ रखने का ज़्यादा निवेश किया, इसलिए उस देश को हम लोग विकसित देश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व को रेखांकित करता है, तो मानव पूंजी को, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि मानव संसाधन किसे कहते हैं, तो मानव संसाधन जनसंख्या को कहते हैं, या व्यक्ति को कहते हैं, या समूह को कहते हैं, तो मानव संसाधन जनसंख्या को कहते हैं। क्यों, क्योंकि मानव एक प्रकार से खुद ही संसाधन है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाए गए हैं, तो प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन सा क्रम चलाए गए हैं, तो देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 एवं 2 मतलब स्कूल लौटे शिविर और सेतु पाठ्यक्रम, ये दोनों चलाए गए हैं। अगला है कि निम्न में इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, आपको बताएं कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि से रिलेटेड आने क्या होता है, अधिकतर काम जो होता है हाथों से ही करना पड़ता है, मजदूर काम करते हैं। जैसे पशुपालन हो गया, मछली उत्पादन हो गया, खेती करना हो गया, ठीक ना, ये सब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। इसी को जब हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट्री में ले जाएंगे, जैसे हम लोग धान की खेती करते हैं तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आने आता है। जब इसे हम लोग मशीन में ले जाकर हम लोग धान को क्या करेंगे, कुटाई कर देंगे, तो ये द्वितीयक हो जाएगा। और जब उस कुटाई के बाद चावल बन जाएगा, चावल को हम लोग बेच देंगे तो ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो पशुपालन ये प्राथमिक क्षेत्र में है, कपड़ा बुनना ये द्वितीय क्षेत्र में होता है, बैंकिंग ये सेवा क्षेत्र आता है, तो सेवा मतलब तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। ट्यूशन पढ़ाना, ट्यूशन में क्या होता है, सेवा क्षेत्र होता है, ये तृतीय क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग मानव पूंजी कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सा संसाधन सबसे अच्छा होता है, तो मानव पूंजी संसाधन सबसे अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की साक्षरता दर क्या है, अधिक है, लेकिन पूछता पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का साक्षरता दर तो हो जाता कम हो जाता, ठीक ना। तो हम लोग 27 क्वेश्चन देख लिए। अब 28वां नंबर देखते हैं कि मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, तो जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो उसे हम लोग मौसमी बेरोजगारी की, मौसम मतलब एक मौसम के अनुसार रोजगार प्राप्त होता है। 29 नंबर है कि किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह किस प्रकार की बेरोजगारी इंगित करता है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी इंगित करता है। क्यों, क्योंकि लोगों को काम दो या मत दो, तो 5 लोग में 2 लोग को हटा देंगे तो इसी लोग हम लोग क्या बोलेंगे, और उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तो इसे ऐसे बेरोजगारी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं।
नेक्स्ट है कि भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो 6 साल से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का ऊपर ध्यान दिया गया था। तो इसे याद रखिएगा, 6 साल से 14 साल तक बच्चों को। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यानी इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी का निर्माण कहते हैं। मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी भांति ही प्रतिफल प्रदान करती है। तो इसमें से कौन कौन सही है? आपको ऑप्शन दिया है, 1 सही है, 2 सही है, क्या कथन 3 है, या कथन 4, या मतलब 1 और 2 दोनों गलत है, 1 या 2 दोनों सही। तो अभी हम लोग पीछे देखे थे कि जब मानव के संसाधन की शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा, शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है, तो इसे हम लोग विकसित पूंजी के नाम से जानते हैं, यानी मानव पूंजी के नाम से जानते हैं। ये तो सही बोल रहा है। मानव पूंजी निवेश भौतिक पूंजी की भौतिक प्रतिफल प्रदान करता है, ये गलत कहा है, इसलिए 1 नंबर वाला सही आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो 4 को आपके पास ऑप्शन दे दिया है। पहला दिया है कि जब प्रचलित मजदूरी की दर कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं, ये तो नहीं होगा। जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है, मतलब कोई व्यक्ति काम करने के लिए खोजता है और उसे रोजगार नहीं मिलता है, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? बेरोजगारी को सही तरीका परिभाषित करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही शायद सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये 32 क्वेश्चन भी खत्म हो गया इकोनॉमिक्स का। तो इस वीडियो में 3 चैप्टर से हम लोग देखें, इतिहास से देखें 3rd चैप्टर, भूगोल से देखें 3 चैप्टर, और इकोनॉमिक्स का 2रा चैप्टर देखें। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके वीकली टेस्ट और फाइनल एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, साबित होगा, ठीक ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, तो इससे हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुँचते रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।